इस कहानी की शुरुआत 1952 के एक एबी से होती है, जहाँ पे दो नन्स एक रूम में जा रही होती हैं। रास्ते में बहुत सारे क्रॉस लगाए होते हैं और क्रॉस लगाने का मतलब ये होता है कि एक शैतानी ताकत को दूसरी जगह जाने से रोकना। उसके बाद एक दरवाजा आ जाता है। उस दरवाजे पे लैटिन में फिनेथिक दियो लिखा हुआ है, जिसका मतलब है गॉड एंड्स हियर, यानी यहाँ तक ही खुदा का साथ है। उन दोनों में से एक नन उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसने हाथ में बहुत डिफरेंट किस्म की चाबी भी पकड़ी हुई थी। दूसरी नन वहीं बैठकर प्रे करना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वही नन खून में लथपथ बाहर आती है और उसको एक चाबी पकड़ाती है। दूसरी नन उसको ये भी समझाती है कि अब उसको पता है उसने क्या करना है, क्योंकि इस शैतानी ताकत को इस दुनिया में आने के लिए एक जिस्म चाहिए। दूसरी नन पहली नन से ये कहना चाहती है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन दूसरी नन उसकी बात काटते हुए कहती है कि यही एक रास्ता है ताकि वो बाहर आकर लोगों को नुकसान ना दे। इसके बाद वो नन भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो एक रस्सी अपने गले में बांधकर वहीं जान दे देती है। इसके बाद एक ऐसी नन दिखाई जाती है जो बहुत ईवल होती है, यानी वही ईवल स्पिरिट होता है जिसकी वजह से वो जान दे देती है। कुछ दिनों बाद एक लड़का जिसका नाम फ्रेंची दिखाया गया है, वो कुछ सामान नन्स के लिए लेके आता है और वो वहाँ पर नन की लाश को देख के बहुत हैरान हो जाता है और उसके बाद वेटिकन तक ये खबर पहुँच जाती है, जिसके बाद वेटिकन के सबसे बड़े पॉप फादर बर्ग को बुलाते हैं और उसे ये कहते हैं कि अब वो जाकर ये देखे कि उस नन ने क्यों खुदकुशी कर ली। इसके बाद फादर बर्ग को ये भी कहा जाता है कि वो अपने साथ सिस्टर आयरीन को लेकर जाएंगे और सिस्टर आयरीन ने अभी तक टेम्परेरी ओथ भी नहीं ली। इसके बाद फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वो उसी लड़की के पास पहुंचते हैं जिन्होंने उस सिस्टर के मरने की खबर दी थी और वो उसे ये भी कहते हैं कि वो उसे उस एबी तक पहुंचा दे। पहले तो फ्रेंची उस एबी तक पहुंचाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद वो मान जाता है। फ्रेंची इन सबको ये भी बताता है कि सब लोग यही प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई एबी ही नहीं है। इसके बाद फ्रेंची सिस्टर आयरीन और बर्ग को अपने साथ एबी के करीब लेकर आता है और उन्हें ये बात बताता है कि उसने सिस्टर की लाश उतारकर उस फ्रीजर में रखी थी, जहाँ पर वो सारी चीजों को रख देता है। जब वो उस फ्रीजर के अंदर जाते हैं तो वो ये चीज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि फ्रेंची ने तो उस सिस्टर की लाश को लिटा दिया था, तो ये उठकर कैसे बैठी हैं। फ्रेंची इस चीज को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन फादर बर्ग कोशिश करते हैं कि इस चीज को यहीं पर ही इग्नोर कर दिया जाए। उसके बाद वो उस सिस्टर को दफना देते हैं। सिस्टर को दफनाने के बाद साथ वाली कब्र पे एक घंटी बजती है और फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को ये बताते हैं कि पहले ज़माने में ये घंटी इसलिए लगाई जाती थी, अगर किसी को गलती से दफना दिया गया है तो वो ये घंटी बजाकर ये बता सकता है कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इसके बाद फ्रेंची उनको नन्स हाउस के मेन गेट तक ले जाता है। वहाँ जाकर उनके साथ एक और बहुत अजीब हरकत होती है। फ्रेंची फादर को ये बताता है कि उसने 2 हफ्ते पहले नन की लाश उठाई थी और ना जाने वो लाश वहाँ पर कब से लटकी हुई थी, लेकिन वहाँ पर खून अभी तक ताज़ा ही पड़ा है। इसी दौरान फादर को खिड़की में एक नन भी नजर आती है। इसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक नन से होती है। उसका चेहरा तो ढका होता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही अजीब होती है। फादर उस नन से खुदकुशी के बारे में कुछ पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती और इन्वेस्टिगेशन में कोई हेल्प नहीं करती। इसके बाद उनको वापस जाने का भी कहती है। फादर उसे समझाते हैं कि अगर वो वापस चले गए तो वेटिकन दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे और शायद बाद वाला तरीका उन्हें कुछ खास पसंद ना आए। ये सुनने के बाद वो नन ये कहती है कि वो कल सुबह आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो शाम का वक्त है और कुछ देर बाद मौन शुरू हो जाएगा, यानी वो किसी से बात नहीं कर पाएंगी, तो वो कल सुबह आकर जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये भी कहती है कि वो पास के ही चर्च में जाकर रुक सकते हैं। चर्च में पहुंचने के बाद फादर फ्रेंची को कहते हैं कि वो वापस चला जाए और कुछ दिन बाद चक्कर लगाए, तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंची जब वापस घर जा रहा होता है तो उसे एक नन नजर आती है और उसके बाद वो देखता है कि वो एक ईवल नन है जो उस पर हमला करती है। जैसे तैसे करके फ्रेंची वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सिस्टर आयरीन और फादर बर्ग को एक डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को ये बताती हैं कि बचपन में उनको बहुत सी विजन्स आया करती थी, लेकिन हर विजन के एंड पे उन्हें ये कहा जाता था कि मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी। फादर बर्ग फिर सिस्टर आयरीन को ये बताते हैं कि इससे ही मिलता जुलता केस 20 साल पहले उनके पास भी आया था,
जिसमें उन्होंने एक बच्चे डैनियल का एक्सॉर्सिज्म करना था। एक्सॉर्सिज्म करते हुए उस बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई और जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। फादर बर्ग आज भी उस बच्चे की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। उसी रात जब सिस्टर आइरीन और फादर बर्ग सो रहे होते हैं तो अचानक एक रेडियो चल पड़ता है जिसको किसी ने भी ऑन नहीं किया होता। इसी वजह से फादर बर्ग की आंख भी खुल जाती है और वो अचानक एक बच्चे के साय को देखते हैं और उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो बच्चा अब शैतान बन चुका है। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं कि उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है। सांप से बचने के लिए फादर बर्ग पीछे होते हैं और एक कब्र में गिर जाते हैं। कॉफिन का दरवाजा भी खुद ही बंद हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर सिस्टर आइरीन की तरफ चला जाता है जिनकी आंख हवा के एक झोंके से खुली थी और उनको बहुत सी आवाजें आ रही होती हैं। आवाजों का पीछा करते हुए वो एक चर्च तक पहुंचती हैं जहाँ पे बहुत सारी नन्स प्रेयर कर रही होती हैं और फिर साय में ये दिखाया जाता है कि एक इवल नन उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। फिर वो मुड़कर जब शीशे में देखती हैं तो वही सिस्टर उन पर हमला कर रही होती है और हमले की वजह से वो शीशा टूट जाता है। उसके बाद वो डरकर उस चर्च से बाहर आ जाती हैं और कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। कब्रिस्तान में से उनको फादर बर्ग के चीखने की और उस घंटी की आवाज़ आ रही होती है जो वो बजा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उस कब्रिस्तान की सारी घंटियां बजने लग जाती हैं। लेकिन सिस्टर आइरीन अपनी विजन से ये पता लगा लेती हैं कि फादर बर्ग किस कब्र में है और उसके बाद वो कब्र खोद कर फादर बर्ग को बचा लेते हैं। कब्र के नीचे से फादर बर्ग को अचानक कोई खींचने की कोशिश भी करता है लेकिन सिस्टर आइरीन उनको ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। उसके बाद उसी कब्र के अंदर से उन्हें बहुत अजीब सी किताबें मिलती हैं। उनको फादर बर्ग उस कब्र में से निकाल लेते हैं। अगले दिन फादर बर्ग जब एबे में जाकर मदर सुपीरियर को आवाज़ देते हैं तो उनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन एबी का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके बाद वो सिस्टर आइरीन को ये समझाते हैं कि एबी में जाकर सब नन से बात करे और पूछे उस दिन हुआ क्या था और इस चाबी के बारे में भी पूछे और वो एक चाबी सिस्टर आइरीन के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये वही चाबी थी जो उस सिस्टर के हाथ में थी जिसने खुदकुशी की थी। और फादर बर्ग सिस्टर आइरीन को ये भी कहते हैं शायद ये उस मरने वाली नन के दिल के बहुत करीब थी। सिस्टर आइरीन जब एबी के अंदर जाती हैं तो वो एक नन को देखती हैं जिसका पीछा करती हैं। पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे दूसरी नन प्रेयर कर रही होती हैं। प्रेयर करने वाली नन को अचानक सिस्टर आइरीन हिलाने ही वाली होती हैं कि उनको एक सिस्टर आकर रोक देती हैं। उन सिस्टर का नाम सिस्टर ओआना बताया जाता है। सिस्टर ओआना सिस्टर आइरीन को बताती हैं कि आज तक कोई भी सिस्टर रूथ की प्रेयर को ख़राब नहीं कर पाया और यहाँ पर शैतान को रोकने के लिए 24 घंटे ही प्रेयर की जाती है और कोई भी सिस्टर इस प्रेयर के दरमियान रुक नहीं सकती। फ्रेंची जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है उसे पता चलता है कि एक 12 साल की लड़की ने विलेज में खुदकुशी कर ली। बार में काम करने वाला आदमी ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी बुरे वाक़यात होते हैं वो सब उस एबी की वजह से होते हैं क्योंकि ये एबी यहाँ के लिए बहुत मनहूस है। सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर और फादर बहुत खतरे में हैं और वो गन पकड़कर उसी वक्त ही बार को छोड़ देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फादर बर्ग वही किताबें पढ़ रहे हैं जो कल रात उन्हें उस कब्र के अंदर से मिली थी कि उनके पीछे अचानक वो दरवाज़ा बंद हो जाता है कि जिसके अंदर सिस्टर आइरीन गई होती हैं। सीन शिफ्ट होकर सिस्टर आइरीन और सिस्टर ओआना की तरफ चला जाता है। सिस्टर आइरीन दूसरी सिस्टर को ये बताती हैं कि कल रात उन्होंने एक बहुत अजीब सी नन देखी जिसको देखकर वो इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकती हैं कि वो नन बिल्कुल भी पाक नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कि वो नन सीधा हेल से आई है और उस सिस्टर की खुदकुशी से इस नन का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। अभी वो इस बारे में बात कर रही होती हैं कि कोई और नन उनके पीछे आ जाती है और उनको बात करने से रोकती है और साथ ही वो सिस्टर आइरीन को यहाँ से जाने का भी कहती हैं। दूसरी सिस्टर की बात काटते हुए सिस्टर ओआना ये बताती हैं कि अब गेट्स बंद हो चुके हैं और सिस्टर आइरीन अब कल सुबह ही जा सकेंगी और आज रात उन्हें इसी एबी में ही स्टे करना पड़ेगा। दूसरी जगह ये दिखाया जाता है कि फादर बर्ग अंदर जाने का कोई दूसरा दरवाज़ा ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें मदर सुपीरियर नज़र आती हैं और वो ये बताती हैं कि अंदर जाने का कोई और दरवाज़ा नहीं है तो वो ये फजूल की कोशिश करना छोड़ दें और ये कहते ही वो मदर सुपीरियर वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये देखकर फादर बर्ग बहुत हैरान होते हैं।
फिर दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरीन को दोबारा से वही विजन नज़र आता है, यानी मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। लेकिन इस विजन में अलग बात यह होती है कि उसे वही नन नज़र आती है जिसको वो अच्छा नहीं समझती। नन को देखते ही सिस्टर आयरीन की आंख खुल जाती है। सिस्टर आयरीन उठने के बाद देखती हैं तो उनके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखने के लिए कि दरवाज़ा किसने खोला था वो बाहर की तरफ जाती हैं। चलते चलते ये उसी रूम की तरफ चली जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रॉस थे। क्रॉस से गुजरते हुए उसी दरवाजे तक आ जाती हैं जहाँ पे फिनेथिक दियो लिखा हुआ था। अचानक से वो दरवाज़ा भी खुल जाता है और जो उनके हाथ में मोमबत्ती होती है वो खुद ही बुझ जाती है। वो डीमन जो हर किसी को नन के रूप में दिख रहा था वो दोबारा से सिस्टर आयरीन को नजर आता है और अपनी तरफ खींचता है, लेकिन किसी तरीके से सिस्टर आयरीन वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन को सिस्टर ओआना मिलती हैं और वो उनको समझाती हैं कि वो उनको प्रेयर रूम में मिले, क्योंकि इस काली रात से उनको सिर्फ प्रेयर ही बचा सकती है। सिस्टर आयरीन जब प्रेयर रूम में आती हैं तो वो देखती हैं कि एक नन प्रेयर कर रही हैं और उनके पास एक डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाने के बाद वो ये देखती हैं कि ये किसी और की डेड बॉडी नहीं बल्कि उसी नन की डेड बॉडी है जो इतनी देर से उनसे बातें कर रही थी, और ये देखकर उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। सीन्स फादर बर्ग की तरफ आ जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे वही बच्चा पड़ा है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था, और देखते देखते ये बच्चा वही नन बन जाता है जो एबी में हर किसी के पीछे है। फिर सीन शिफ्ट होकर सिस्टर आयरीन की तरफ आ जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है नन्स हाउस में बहुत सारी नन्स आ गई हैं और वो बहुत घबराई हुई हैं और वो एबी का दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं और सारी मिलकर कहती हैं कि अब हमें प्रेयर करना है क्योंकि हमें प्रेयर ही बचा सकती है। उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन को कहती है कि वो भी प्रेयर करे और कुछ भी हो जाए वो प्रेयर को नहीं रोकें, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि किसी तरीके से उनकी प्रेयर रुक जाए। प्रेयर करने से पहले जब वो देखती हैं तो मदर मैरी की आंखों से खून आ रहा होता है, जिसे देखकर सिस्टर आयरीन बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। प्रेयर करते करते अचानक वो नन इन सब पर अटैक करती है जिसकी वजह से सारी नन्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं और सिस्टर आयरीन की कमर पर भी एक स्टार का निशान बना दिया जाता है। इसके बाद अचानक दिखाया जाता है कि फादर बर्ग के पीछे वही नन है जिसने खुदकुशी कर ली थी और उस नन से अचानक फ्रेंची आकर उन्हें बचाता है। के बाद फादर बर्ग और फ्रेंची सिस्टर आयरीन की हेल्प करने के लिए डिलीवरी वाले रूम से अंदर जाते हैं और वहाँ पर सिस्टर आयरीन उन्हें ये बताती हैं कि यहाँ पर सारी नन्स मिलकर सिस्टर आयरीन के साथ प्रेयर कर रही थी, लेकिन फादर बर्ग उन्हें ये कहते हैं कि उसके अलावा वहाँ पर और कोई नन नहीं है, जिससे सिस्टर आयरीन को ये पता चलता है कि दोबारा से वो एक विजन ही देख रही थी, क्योंकि जो डेड बॉडी उन्होंने थोड़ी देर पहले देखी थी वो डेड बॉडी अब बहुत पुरानी हो गई थी। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं तो जो डेड बॉडी होती है वो उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद फादर बर्ग और फ्रेंची मिलकर उस नन को मार देते हैं। सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को ये बताती हैं कि जिस नन ने खुदकुशी की थी वो इस एबी की आखिरी नन थी और उन्होंने कोई खुदकुशी नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि इस इविल स्पिरिट को इस दुनिया में आने के लिए किसी भी इंसान का जिस्म चाहिए कि वो अपनी शैतानी ताकत को दिखा सके। फिर फ्रेंची फादर बर्ग से ये कहता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस एबी से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत खतरा है, लेकिन सिस्टर आयरीन जाने से इनकार कर देती हैं। सिस्टर आयरीन कहती हैं कि उन्हें ये दरवाज़ा बंद करना होगा जिसके थ्रू वो शैतान इस दुनिया में आता है और वो दरवाज़ा सिर्फ जीसस क्राइस्ट के होली ब्लड से ही बंद हो सकता है। इसके बाद सिस्टर आयरीन फादर बर्ग से कहती हैं कि वो अपनी परमानेंट ओथ लेना चाहती हैं क्योंकि जो विजन्स उनको नज़र आती हैं वो सारी गॉड की तरफ से होती हैं और वो इस वजह से अपनी ज़िंदगी गॉड के नाम करना चाहती हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन अपनी ओथ ले लेती हैं और एक सिस्टर बन जाती हैं। ओथ लेने के बाद वो तीनों वही पाक निशानी ढूंढने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे वो मदर मैरी की एक डमी को देखते हैं और वो डमी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इशारा कर रही होती है। जिसके बाद फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को ये बताते हैं कि यहाँ पर एक की स्लॉट भी है। इसके बाद वहाँ चाबी लगाने से उनको वो पाक निशानी मिल जाती है जिसको लेकर वो फिर उसी दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ पे फिनेथिक दियो लिखा होता है और उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि वो शैतान कहाँ से आया था। सिस्टर आयरीन जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसके रास्ते में एक नन उन पर हमला भी करती है। नन से बचने के बाद वो एक रूम में पहुँचती हैं और अचानक ऐसी जगह पे जाके खड़ी हो जाती हैं जहाँ पे एक स्टार बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही स्टार होता है जैसा उस डीमन ने सिस्टर आयरीन की कमर पर बनाया था। जब सिस्टर आयरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तो वो देखती हैं बहुत सी नन्स ने उनका रास्ता रोक रखा है और सारे दरवाजे भी बंद कर दिए जा चुके हैं।
सिस्टर आयरीन की चीखों से फ्रेंची सिस्टर आयरीन की तरफ आता है और दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत सी नन्स उसका रास्ता रोक के खड़ी होती हैं और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फादर बर्ग का भी बहुत सी नन्स ने रास्ता रोका होता है। इससे बचने के लिए वो आग से एक क्रॉस बना देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फ्रेंची उन बहुत सारी नन्स में से सिस्टर आयरीन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सिस्टर आयरीन दूर एक अजीब सी पोजीशन में खड़ी होती हैं क्योंकि उनको उस नन ने पोजेस कर लिया था। वो शैतान फ्रेंची का गला दबाने लगता है। इतनी देर में फ्रेंची उस पाक निशानी में से थोड़ा सा खून निकाल कर सिस्टर आयरीन के माथे पर लगा देता है, जिससे वो नन उनसे दूर चली जाती है और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। लेकिन वो डीमन नन मज़ीद गुस्से में आकर फ्रेंची के ऊपर अटैक कर देती है। जब सिस्टर आयरीन फ्रेंची की मदद करने के लिए आ रही होती है तो वो नन अपनी ताकत से उनको दूसरे कमरे में फेंक देती है जिसमें पानी का एक तालाब बना होता है। फिर दिखाया जाता है कि फादर बर्ग के पीछे वही बच्चा लग जाता है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो दोबारा अपने मुंह से सांप निकालता है और वो सांप फादर बर्ग की आंख पर अटैक करता है जिससे उनकी आंख साया हो जाती है। फिर वो शैतान दोबारा से सिस्टर आयरीन की तरफ आता है और कोशिश करता है कि उनको पानी में डुबो कर मार दे। पानी में रहने के दौरान सिस्टर आयरीन उस पाक निशानी में से कुछ खून अपने मुंह में डाल लेती हैं। जब वो शैतान सिस्टर आयरीन को मारने के लिए पानी से ऊपर उठाता है तो वो मुंह से वो सारा खून उस शैतान के मुंह पर डाल देती है। उस निशानी के उसके मुंह पर पड़ने के बाद उस डीमन का वजूद ख़त्म होने लग पड़ता है और दिखाया जाता है कि वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद खून के कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं जिससे वो पानी पाक हो जाता है। वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है जिसको बंद करने के लिए सिस्टर आयरीन, फादर बर्ग और फ्रेंची नीचे आए थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरीन लास्ट प्रे कर रही होती हैं और वो फ्रेंची को भी बताती हैं कि अब ये जगह पूरे तरीके से पाक कर दी गई है। तब दिखाया जाता है कि फ्रेंची के गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान बना होता है और जिस वक्त उस शैतान ने फ्रेंची पर हमला किया था तो उसने फ्रेंची को अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वो डीमन अब फ्रेंची के अंदर है और इसी पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इस मूवी का स्टार्ट एक ब्राइड से होता है जो कि बहुत जख्मी होती है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल के बजाय उसके जूते दिखाए जा रहे होते हैं और वो उसके पास आते ही ये कहता है कि तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो और एक रुमाल से उसके जख्म साफ करना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो आदमी ब्राइड को ये कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और बैकग्राउंड में गन चलने की आवाज आती है और उस ब्राइड के सर में गोली लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक लड़की की तरफ चला जाता है जो वही ब्राइड होती है। वो कार ड्राइव कर रही होती है और एक घर के आगे आके रुकती है। उस घर का दरवाजा नॉक करती है और उस घर के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम वर्नीटा होता है। वर्नीटा और वो लड़की आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उनके हाथ में एक एक चाकू दिखाया जाता है। अभी वो लड़ ही रहे होते हैं कि उनके घर के बाहर एक बस आकर रुकती है और दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची निकलती है। वो बच्ची वर्नीटा की बेटी होती है। वर्नीटा की बेटी को अंदर आता देखकर ब्राइड और वर्नीटा अपना चाकू छुपा लेती हैं। वर्नीटा अपनी बेटी से कहती है कि बेटा आप ऊपर चले जाओ और जब तक मैं दोबारा आपको आवाज ना दूं नीचे मत आना। इसके बाद ब्राइड इस बच्ची से बातें करने लग जाती है और उससे पूछती है कि बेटा आपकी एज क्या है। वो बच्ची से अपनी एज 4 साल बताती है, जिसको सुनने के बाद ब्राइड काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो उसकी एज भी इतनी ही होती। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ब्राइड की फैमिली और उसकी बेटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। जब वो बच्ची चली जाती है तो वर्नीटा उससे ये बातें करने लग जाती है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसकी बेटी भी उसको बहुत प्यार करती है, तो उसकी ये बात मान ले कि उसे उसकी बेटी के सामने ना मारे और कल वो कहीं नदी के किनारे लड़ेंगे और जिसमें वो तलवार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्नीटा ब्राइड से ये पूछती है कि उसको मारने के बाद उसका बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्राइड उसे जवाब में ये कहती है कि नहीं, उसका बदला पूरा नहीं होगा बल्कि उसकी फैमिली को मारने के बाद ब्राइड का बदला पूरा होगा। लेकिन वो इतनी जालिम नहीं है कि वर्नीटा की पूरी फैमिली को मार दे, इसलिए सिर्फ वो वर्नीटा को मारे। इसके बाद वर्नीटा बॉक्स में एक गन छुपाकर ब्राइड की तरफ हमला करती है। ब्राइड उस शॉट से बच जाती है और अपने चाकू से वर्नीटा पर हमला करती है, जिसके बाद वर्नीटा वहीं मर जाती है।
वर्नीटा की बेटी अपनी माँ को मरा हुआ देखती है तो इस पर ब्राइड उसे ये कहती है कि उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी और अगर इसका वो बदला लेना चाहती है तो वो जरूर आकर ब्राइड से मिले। इसके बाद ब्राइड अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और एक नोटबुक निकालती है जिसके ऊपर डेथ लिस्ट लिखा होता है। इस लिस्ट में एक नाम पहले ही कट चुका होता है और दूसरा नाम ब्राइड जाकर काट देती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो 2 लोगों को मार चुकी है और बाकी भी और लोगों को मारेगी। इसके बाद सीन्स पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठा चर्च की तरफ जा रहा है। उस चर्च में बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। लाशों में एक लाश उस ब्राइड की भी होती है जिसे पुलिस ऑफिसर देख के कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन जालिमों ने इसे भी नहीं छोड़ा क्योंकि ब्राइड की बेटी होने वाली थी। इसकी थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर को इस बात का अंदाजा होता है कि ब्राइड जिंदा है और उसे फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ब्राइड कोमा में चली गई है। कोमा में गए ब्राइड को 4 साल हो गए होते हैं और एक दिन दिखाया जाता है कि ब्राइड के हाथ पर एक मच्छर बैठता है जिससे ब्राइड की आंख खुल जाती है। ब्राइड उठते ही अपनी बेटी को ढूंढती है लेकिन उसको उसकी बेटी नजर नहीं आती। फिर उसे सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने सर पर हाथ लगाती है, लेकिन उसको तो 4 साल हो गए होते हैं तो कोई निशान ही नहीं होता। ब्राइड इसके बाद बहुत रोती है लेकिन फिर वो देखती है कि उसके रूम में कोई आ रहा है और बिल्कुल वो वैसे ही लेट जाती है जैसे वो थी। फिर वो देखती है कि एक डॉक्टर एक आदमी को उसके रूम में ला रहा है और उस आदमी को उसके साथ छोड़ दिया है। जैसे वो आदमी ब्राइड के करीब आता है तो ब्राइड उसके ऊपर हमला करती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद ब्राइड जब बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो उसे अंदाजा होता है कि वो पैरालाइज हो चुकी है। ब्राइड ऐसे ही रिड़ते हुए दरवाजे के पीछे चली जाती है। जब डॉक्टर उन दोनों को चेक करने आता है तो ब्राइड उस डॉक्टर पर पीछे से हमला करती है और उसका भी कत्ल कर देती है। उसके बाद वो उसकी पॉकेट से उसकी कार कीज निकालती है, व्हील चेयर पर बैठकर बाहर जाती है और उसकी कार को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो कार की बैक सीट पर बैठ जाती है और अपने पाँव की तरफ देखते हुए ये कहती है कि प्लीज हरकत करो। ऐसे ही 13 घंटे गुजर जाते हैं। ब्राइड फिर देखती है कि उसके पाँव हिलना शुरू हो गए हैं और वो गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो किसी और शहर में चली गई है और वो एक आदमी से मिलती है जो तलवारबाजी सिखाते हैं। उसी आदमी से ब्राइड तलवारबाजी सीखती है। वो ब्राइड के लिए एक ऐसी तलवार बनाते हैं जो थोड़ी स्पेशल होती है। फिर दिखाया जाता है कि ब्राइड सोच रही होती है कि किस किसने उसकी फैमिली को मारा था, जिसमें से एक औरत की आंख पे पट्टी बंधी होती है जो कि हॉस्पिटल में भी उसके पास आती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी उसको एक आदमी का फोन आता है और वो उससे कहता है कि अभी वो उसे जहर का इंजेक्शन ना लगाए और ब्राइड के होश में आने के बाद उसे जहर का इंजेक्शन लगाए, इसमें उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरी औरत दिखाई जाती है जो जापानीज होती है। जिस वक्त ब्राइड के घर वालों को मारा गया था उस वक्त ये औरत बिल की असिस्टेंट रह चुकी थी, लेकिन अब वो औरत जापानीज माफिया बन चुकी थी। उसके बाद ब्राइड टोक्यो जाती है और वहाँ पर देखती है कि ये औरत वहीं पर ही किसी होटल में स्टे कर रही होती है। लेकिन ब्राइड को जिस औरत को मारना होता है वो उसको मारना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अब वो एक गैंगस्टर होती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सिक्योरिटी होती है। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि ब्राइड उसकी एक असिस्टेंट को पकड़ लेती है। इसके बाद ब्राइड इसी असिस्टेंट के साथ वहाँ जाती है जहाँ पे जापानीज औरत स्टे कर रही होती है। वहाँ जाकर ब्राइड उस जापानीज औरत को आवाज देती है। जापानीज औरत के टाइम पर ना आने की वजह से ब्राइड को गुस्सा आ जाता है और वो असिस्टेंट का हाथ काट देती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के सारे लोग भाग जाते हैं। इसके बाद वही जापानीज गैंगस्टर ब्राइड के सामने आ जाती है और उसके बहुत सारे हेल्पर्स भी उसके साथ होते हैं जो बारी बारी ब्राइड से लड़ते हैं। ब्राइड सबसे लड़ती है और सबको मार देती है। इसके बाद एक हाई स्कूल की लड़की आकर ब्राइड से लड़ती है। दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है लेकिन फिर भी ब्राइड जीत जाती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जापानीज औरत ब्राइड को देख के मुस्कुराती है और उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार दोगी? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और फिर वो अपने पास से एक खंजर निकालती है। जब वो उस खंजर को खोलती है तो उसके खोलने पर बहुत सारी बाइक्स की आवाजें आती हैं और बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन ब्राइड एक एक करके उन सब फाइटर्स को मार देती है। ब्राइड जब उन सबको मार चुकी होती है तो अपने पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर वो जापानीज औरत नहीं होती। उसे लगता है कि शायद वो भाग गई है, लेकिन जब वो होटल से बाहर जाती है तो वो जापानीज औरत वहीं खड़ी होती है। बाहर बर्फ पड़ी होती है और उसके बाद इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई में ये दिखाया जाता है कि पहले तो वो जापानीज औरत बहुत हमले कर रही होती है ब्राइड पे, लेकिन उसके बाद ब्राइड मौका देखते ही उस जापानीज औरत पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जापानीज औरत वहीं मर जाती है। उस जापानीज औरत को मारने के बाद ब्राइड बहुत खुश होती है। इसके बाद ब्राइड जिस असिस्टेंट का उसने हाथ काट दिया होता है उसे बर्फ में एक हॉस्पिटल के आगे छोड़ देती है, जिसके बाद असिस्टेंट ब्राइड को ये बताती है कि इस सब के पीछे बिल था। इसके बाद ब्राइड एक नोटबुक लेती है जिसके ऊपर वो हेडिंग रखती है डेथ लिस्ट और उसमें 5 लोगों का नाम लिखती है, जिसमें पहला नाम उसी जापानीज लड़की का होता है। दूसरी लड़की वर्निटा थी जिसको मूवी के स्टार्ट में ब्राइड ने मार दिया था। उसके बाद तीसरा नाम छोड़ के
चौथा नाम एली था। ये वो लड़की थी जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी और हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन लगाने आई थी। पांचवा नाम बिल का था, जो कि इन सबका लीडर था। ब्राइड को जख्मी भी उसी ने ही किया था और दूसरा ब्राइड को जहर का इंजेक्शन भी वही लगवाना चाहता था। बाकी ये बात तो सब जानते हैं कि जैसे ब्राइड ने वर्नेटा और उस जापानीज लड़की को मार दिया था, वो इन सबको भी मार देगी। इसके बाद एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि जिस असिस्टेंट का हाथ ब्राइड ने काट दिया था वो हॉस्पिटल में है और उसके पास बिल आता है और उसे मुस्कुराते हुए ये पूछता है कि तुम्हारा हशर उसी औरत ने किया है ना? तो वो कहती है हाँ, और फिर उससे ये पूछता है कि तुमने उसे कहीं ये तो नहीं बता दिया कि उसकी बेटी जिंदा है? बिल के ये कहने के बाद ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मूवी पास से स्टार्ट होती है जिसमें ब्राइड अपने होने वाले शौहर के साथ और उसकी फैमिली के साथ बैठी होती है। क्योंकि उनकी शादी में अभी थोड़ा टाइम होता है, इस वजह से वो चर्च में बैठकर अपनी शादी के रिहर्सल कर रहे होते हैं कि अचानक ब्राइड को फील होता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वो बाहर जाती है, बाहर जाकर वो बिल को देखती है जो कि बेंच पे बैठा एक फ्लूट बजा रहा होता है। ब्राइड उसे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि ब्राइड और बिल पहले रिलेशनशिप में थे। उसके बाद ब्राइड बिल से ये पूछती है कि आखिरकार बिल ने ब्राइड को ढूंढ लिया। इसके बाद बातें करने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ब्राइड बिल का इंट्रोडक्शन अपने शौहर के सामने ये कह के करवाती है कि बिल उसके फादर है। और ब्राइड के फियांसे को ये झूठ भी नहीं लगता क्योंकि बिल की एज ब्राइड से बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद 4 लोग दिखाए जाते हैं जो चर्च से बाहर खड़े होते हैं। इनमें 3 औरतें और 1 आदमी होता है। ये वही लोग थे जिनका नाम उस डेथ लिस्ट में था, बिल से ऊपर। बिल के अलावा जो आदमी इस गैंग में था वो बिल का अपना भाई बट था। इन दोनों की आपस में कोई ज्यादा क्लोजनेस तो नहीं होती, लेकिन बिल फिर भी ब्राइड के रिश्तेदारों और ब्राइड को मारने के लिए इसकी हेल्प लेता है। फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग बेरहमी से ब्राइड और उसके रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं। और वही सीन्स आते हैं कि जब बिल ब्राइड से ये कह रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहने के बाद उसके सर में गोली मार देता है। ब्राइड इस गोली से बच जाती है, बल्कि वो 2 लोगों से बदला भी ले लेती है, जिनमें वर्नीटा और वो जापानीज औरत होती है। उसके बाद उसने 3 लोगों से बदला लेना होता है, जिनमें बिल, बट और एली होते हैं। एली वही औरत होती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में चली जाती है। प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि बिल अपने भाई बट के पास आया और उसे ये कहता है कि ब्राइड जिंदा है और वो सबको मार रही है, तो अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। और बिल बट से एक तलवार के बारे में भी पूछता है जिसको बिल ने ही ब्राइड को दिया था, लेकिन बट बिल को ये बताता है कि उसे उस तलवार के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि बट ने उस तलवार को बेच दिया था। इसके बाद बिल वहाँ से चला जाता है और बट को स्मोकिंग करते दिखाया जाता है। इसके बाद बट जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो उसे फील होता है कि जैसे कोई आया, और फिर ये दिखाया जाता है कि ब्राइड वहाँ पर आ जाती है। ब्राइड उसके घर का दरवाजा तोड़ के उसको मारने के लिए अंदर जाती है, लेकिन बट पहले से ही तैयार बैठा होता है और ब्राइड को शूट कर देता है। लकीली उस गन में कोई असली गोली तो नहीं होती, लेकिन उसमें सोर्ड के पीसेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्राइड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जख्मी होने के बाद बट ब्राइड को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो ब्राइड को बांधकर एक कफन में डाल देता है और उसको कब्र में रख देता है, यानी ब्राइड को जिंदा दफन कर देता है। जिसके बाद ब्राइड को काफी ज्यादा मुश्किल होती है और बट घर जाकर एली को फोन करता है और वो उसे फोन पर ये बताता है कि उसने ब्राइड को मार दिया और उसकी तलवार भी ले ली। तलवार को सुन के एली उसको ऑफर करवाती है कि अगर वो तलवार उसे 1 मिलियन में बेच दे। ये ऑफर सुनकर बट फौरन मान जाता है और अगले दिन एली तलवार लेने के लिए आ जाती है। तलवार देखने के बाद बट एली से ये कहता है कि वो उसे पैसों का बैग दे दे और एली ऐसे ही करती है। जैसे ही बट खुशी से पैसों का बैग खोलता है तो उसमें पैसों के अलावा एक सांप भी होता है। सांप बट पर हमला करता है, जिसके बाद बट की मौत हो जाती है। यही मौका देखते हुए एली सारे पैसों को बैग में डाल रही होती है और बिल को कॉल करके ये कहती है कि एली ने ब्राइड को मार दिया और अगर एली ऐसा ना करती तो ब्राइड बिल और एली को ऐसे ही कत्ल कर देती जैसे उसने बट को कत्ल किया है। और उसके बाद सीन्स पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पर ब्राइड और बिल बैठे होते हैं। बिल ब्राइड को ये बताता है कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और अगर वो किसी को ट्रेन करे तो वो ट्रेन हुआ आदमी किसी को भी आसानी से कत्ल कर सकता है। और फिर ब्राइड उसी आदमी के पास ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ब्राइड उसके पास जाकर बहुत मेहनत करती है और उससे बहुत सारे स्किल्स सीखती है और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन ब्राइड ट्रेन हो जाती है। इसके बाद सीन्स दोबारा से प्रेजेंट में एली की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर एली के पास ब्राइड आ जाती है। दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और फिर ब्राइड एली को ये कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी जाया कर दूंगी जिस तरीके से तुम्हारी पहली आंख जाया हुई थी। और फिर दिखाया जाता है कि जहाँ पे ब्राइड ने जिस आदमी से ट्रेनिंग ली थी वहीं पर ही एली भी ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन एली उस आदमी को कहती है पागल बूढ़ा आदमी, जिसकी वजह से वो आदमी
गुस्से में आकर एली की एक आंख को जाया कर देता है और फिर ये दिखाया जाता है कि ब्राइड भी बिल्कुल उसी तरीके से एली की आंख पर हमला करती है, जिससे एली की दूसरी आंख भी जाया हो जाती है। इसके बाद एली बहुत तड़पना शुरू हो जाती है। इसके बाद ब्राइड उसे वहीं पे तड़पता छोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद ब्राइड बिल के एक दोस्त से मिलती है और उसे बिल का पता जानना चाहती है, क्योंकि अब डेथ लिस्ट में बचा सिर्फ एक ही नाम होता है और वो नाम बिल का होता है। इसके बाद बिल का वो दोस्त ब्राइड को बिल का पता बता देता है और ब्राइड ढूंढते हुए बिल के घर के बाहर तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो आराम से ये देख रही होती है कि किस तरीके से बिल पर हमला कर सके। वो दरवाजा तोड़कर जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक छोटी सी बच्ची नजर आती है जिसके साथ बिल खेल रहा होता है। ये बच्ची बिल और ब्राइड की थी। ब्राइड ये देखते ही पहचान जाती है कि ये उसी की बेटी है। ब्राइड उसे गले से लगाती है और उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल से कोमा में थी, नहीं तो वो जरूर अपनी बेटी से आकर मिलती। बेटी उसे देख के बहुत खुश होती है और वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। इसके बाद ब्राइड अपनी बेटी को रूम में लेके जाती है, उसे सुलाती है, उसको बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाती है। उसको सुलाने के बाद वो कमरे से बाहर आती है और बिल के पास बैठ जाती है। वो अचानक ये सोच रही होती है कि किस तरीके से बिल पर हमला करे, लेकिन बिल ब्राइड को एक डांट मारता है, जिसके बाद ब्राइड के मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। उसके बाद बिल ब्राइड से ये पूछता है कि ब्राइड ने बिल को क्यों छोड़ दिया था, तो ब्राइड बिल को ये बताती है कि बिल एक बुरा आदमी है और वो किसी बुरे आदमी के साथ और ज्यादा नहीं रहना चाहती थी और ना ही बिल के लिए मजीद कोई बुरा काम करना चाहती थी, क्योंकि वो अब अपनी बेटी के साथ एक अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती थी। ये सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। तभी दिखाया जाता है कि ब्राइड को वही सारे स्किल्स याद आ जाते हैं जो उसने अपने मास्टर से सीखे थे और वो सारे वही अप्लाई करके बिल को मारने की कोशिश करती है और ब्राइड अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। मरने से पहले बिल के मुंह पर एक इवल स्माइल होती है, लेकिन आखिरकार वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, यानी मर जाता है। इसके बाद ब्राइड को बहुत सुकून आ जाता है, क्योंकि बिल को मारने के बाद उसका बदला पूरा हो गया था। अपनी बेटी को गोद में उठाने के बाद वो उससे और प्यार करती है। एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि ब्राइड और उसकी बेटी बैठे टीवी देख रहे होते हैं और ब्राइड ये सोच रही होती है कि लाइफ में कितनी मुश्किलात के बाद उसने अपना बदला पूरा किया और अपनी बेटी को देखा है और वो अपनी बेटी को प्यार करती है। यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। कहानी के आगाज़ में बताया जाता है कि 1970s में एक छोटी बच्ची ऐना अपनी कज़न लिंडा के साथ मिलकर अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए एक क्रीम का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके सर पर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके सर की बैक साइड पर एक परमानेंट स्कार बन जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बहुत साल गुजर चुके और ऐना बड़ी हो चुकी है और 1989 में वो एक टेलीविज़न में काम कर रही होती है जिसका नाम कल्चर है। ऐना वहाँ पर 4 साल से काम कर रही होती है, लेकिन उसको तरक्की नहीं मिलती। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन चैनल के मालिक मिस्टर मेडिसन वहाँ पर आते हैं और ऐना की बॉस को तब्दील करके साबका सुपर मॉडल जोरा को नया बॉस बना देते हैं। जोरा ऐना का इंटरव्यू लेती है और ऐना उसको कहती है कि अगर चैनल को म्यूज़िक चैनल बनाकर 24/7 चलाया जाए तो चैनल बहुत जल्दी बहुत तरक्की कर सकता है। ये बात जोरा को बहुत पसंद आती है और वो उसको अपना असिस्टेंट बना लेती है। फिर जोरा ऐना को कहती है कि उसे तरक्की के लिए अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना होगा और एक कार्ड विजिस सैलून का उसको देती है और कहती है वो यहाँ जाए और अपने लिए एक विग लगवा ले। ऐना विजिस सैलून जाती है और अपने लिए एक विग लगवा लेती है। ये प्रोसेस बहुत तकलीफदेह होता है। सैलून पर एक हेयर ड्रेसर ऐना को एक पिंक बॉटल देती है और कहती है कि वो हर रोज़ इसमें से थोड़ा सा लिक्विड अपने सर पर लगा ले और अपने बालों को कभी गीला ना होने दे। ऐना का नया हेयर स्टाइल उसकी तरक्की में बहुत कारआमद साबित होता है। उसको लोग नोटिस करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ये सब देखकर ऐना बहुत खुश होती है। फिर ऐना प्रोग्राम काउंटडाउन की होस्ट बनने की ख्वाहिश जाहिर करती है, लेकिन जोरा ऐना का आइडिया पेश कर खुद प्रोग्राम की होस्ट बन जाती है। जूलियस, जो कि ऐना का बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है और जूलियस का जोरा के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। फिर ऐना कुछ स्ट्रेंज फिनोमेनास नोटिस करना शुरू करती है, जैसा कि बालों का खुद मूव करना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना और बालों ही के बारे में ख्वाब आना। फिर एक दिन ऐना का ड्रंक लैंडलॉर्ड उसके कमरे में आ जाता है। ऐना उसको स्टैब कर देती है, जिससे उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर ऐना के बाल उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं और सारा खून पी जाते हैं।
जिससे लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है। ये सारा कुछ देखकर एना बहुत डर जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जूलियस एना के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। एना उसको माफ़ कर देती है। अगले सीन में जूलियस और एना इकट्ठे होते हैं। एना पोजेस हो जाती है और जूलियस को स्टैब करती है। इसके बाद एना के बाल जूलियस का सारा खून पी लेते हैं और जूलियस मर जाता है। एना बहुत घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। एना एक हेयर सैलून में जाती है और वहां पर हेयर ड्रेसर को कहती है कि फौरन उसकी विग उतार दे। जैसे ही हेयर ड्रेसर कैंची लेकर उसके बालों के पास आती है, बाल एक्टिवेट हो जाते हैं और हेयर ड्रेसर को मार देते हैं। एना डरती है और हेयर सैलून से बाहर चली जाती है। रास्ते में एना को याद आता है कि उसके अंकल ने उसको एक बुक दी थी। उस बुक में एक दरख्त की कहानी थी जिस पर विचेस के बाल थे। एना समझ जाती है कि विचेस के बाल ही असल में विग हैं और उसके सर पर जो विग लगी हुई है वो विचेस के बाल हैं। फिर एना अपने ऑफिस जाती है। वहां पर उसको एक लाश नजर आती है जिसका खून उसने नहीं पिया होता। वहां पर उसको जोरा नजर आती है और वो बहुत परेशान खड़ी होती है। वो उसको बताती है कि विर्जिस से उसने भी एक विग लगवाई थी जिस तरह की एना ने विग लगाई है और वो अब बहुत परेशान है। वो शदीद फ्रस्ट्रेशन की हालत में अपने बालों को कैंची से काटने की कोशिश करती है। बाल एक्टिवेट हो जाते हैं और जोरा को मार देते हैं। फिर जोरा की लाश एना का पीछा शुरू कर देती है और बहुत से लोगों को मार देती है। एना अपने आप को एक कमरे में बंद करती है जहां पर पहले से बहुत सी लाशें हैं। एना वहां पर सोचती है और उसको वहां पर एक स्प्रिंकलर नजर आता है। एना को याद आता है कि हेयर ड्रेसर ने उसको अपने बाल गीले करने से मना किया था। वो फौरन स्प्रिंकलर को एक्टिवेट करती है जिससे सारी बिल्डिंग में पानी आ जाता है। इस तरह विचेस की ताकत कम हो जाती है। एना को मौका मिलता है और वो अपने बाल काट देती है। फिर दिखाया जाता है कि एना पिंक बॉटल पर रिसर्च कर रही है और उसको पता चलता है कि इस बॉटल के अंदर पिग का ब्लड है जो कि विचेस के बालों की खुराक है। फिर दिखाया जाता है कि उस विग कंपनी के मालिक भी मिस्टर मेडिसन हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एना की बड़ी कज़न लिंडा उसको कहती है कि वो भी विर्जिस से विग लगवाने जा रही है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फिल्म के स्टार्ट में फौजियों का एक ग्रुप कुछ सामान लेकर जा रहा होता है और उनको मालूम नहीं होता कि इसमें क्या चीज़ है। उनका सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और सामान वाला कंटेनर अलग हो जाता है। उस कंटेनर में से एक ज़ॉम्बी की तरह का आदमी निकलता है और सबको मारकर उनमें से 2 को अपनी तरह बना लेता है। इसके बाद वो लॉस वेगस पर हमला कर देते हैं और सारा शहर ज़ॉम्बी बन जाता है। गवर्नमेंट शहर को सील कर देती है और लोगों को वहां से निकालने का बंदोबस्त करती है। सीन बदलता है और एक आदमी एक रेस्टोरेंट में आता है। उसका नाम टनाका होता है। वो रेस्टोरेंट में स्कॉट से मिलने आता है। वो स्कॉट से कहता है कि $200 मिलियन की रकम एक कैसीनो की तिजोरी में पड़ी है और वो चाहता है कि स्कॉट अपनी टीम के साथ वो पैसा वहां से निकाल कर ले आए। बदले में उसको $50 मिलियन मिलेंगे और उसको एक नक्शा दे जाता है। इसके बाद क्वारंटीन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहां केट और गीता आपस में बात कर रही होती हैं। गीता कहती है कि वो कुछ पैसे चुराना चाहती है और उसे केट की मदद चाहिए बच्चों को संभालने में, लेकिन केट उसको ऐसा करने से मना कर देती है। स्कॉट सोचने के बाद टनाका को कॉल करता है और कहता है कि वो उसका काम करने के लिए तैयार है। टनाका उसको कहता है कि एक टीम बनाए जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला और एक ताला खोलने का माहिर आदमी हो और कल शाम को उसको मिले। स्कॉट मारिया के पास जाता है और उसको अपने साथ इस मिशन पे जाने के लिए तैयार कर लेता है। फिर वो दोनों वेंडर हू के पास जाते हैं और उसको भी अपने मिशन के लिए मना लेते हैं। स्कॉट और मारिया पीटर्स के पास जाते हैं। पीटर्स हेलीकॉप्टर पायलट होती है और वो उसको भी अपने मिशन में शामिल कर लेते हैं। स्कॉट और मारिया माइकी गिज़मान के पास जाते हैं और उसको भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। आखिर में स्कॉट और मारिया डेटर को अपनी टीम में शामिल करते हैं जो कि तिजोरियां खोलने में माहिर होता है। वो सब मिशन पर जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी करते हैं। माइकी डेमन और चेम्बर्स को भी अपने साथ ले आता है और स्कॉट कहता है कि वो भी चल सकते हैं। मिस्टर टनाका वहां आते हैं और उनको पूरा प्लान बताते हैं। स्कॉट टीम को बताता है कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सर पर अटैक करना होगा।
सारा प्लान सुनने के बाद डीमन पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। मिस्टर टनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टन उनको कहता है कि अगर कोई भी बात पूछनी है तो उससे पूछ लें, क्योंकि वो हर जगह को अच्छी तरह से जानता है। स्कॉट क्वारंटीन सेंटर जाता है और केट को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। केट स्कॉट की बेटी है और स्कॉट उसे कहता है कि वो इसे बदले में $15 मिलियन देगा, जिससे वो अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। स्कॉट चाहता है कि केट के जरिए क्वारंटीन सेंटर के अंदर जाया जाए। पूरी टीम मिशन के लिए निकल पड़ती है और केट उनको लिली के जरिए क्वारंटीन सेंटर के अंदर पहुंचाने का बंदोबस्त करती है। केट को पता लगता है कि गीता पहले से ही क्वारंटीन सेंटर में जा चुकी है, तो वो भी जिद करती है कि वो साथ चलेगी। स्कॉट कहता है कि वो सिर्फ इस शर्त पर चल सकती है कि वो हर वक्त उसके सामने रहेगी। वो सब लिली के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां ज़ॉम्बीज का ढेर लगा होता है। लिली कहती है कि अभी सूरज की रोशनी है, इसलिए ये सब ऐसे पड़े हैं। जैसे ही बारिश होगी ये सब जाग जाएंगे। वहां एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और सब गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। लिली कहती है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें ज़ॉम्बीज के असूलों के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो कमिंग्स की टांग में गोली मारकर उसे ज़ॉम्बीज के लिए बांध देती है। कुछ ज़ॉम्बीज वहां आते हैं और कमिंग्स को घसीटकर साथ ले जाते हैं। वो उसको अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहां ज़ॉम्बीज का लीडर कमिंग्स के बाजू पर काटकर उसे फेंक देता है और सारे ज़ॉम्बीज उस पर झपट पड़ते हैं। उधर स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है और ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। वो चैम्बर्स को पकड़ लेते हैं और वो कहती है कि सब लोग उसको छोड़कर चले जाएं, और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और स्कॉट सबको उनके काम बताकर कहता है कि सब अलग अलग हो जाएं। डीटर, गिज़मान और वेंडर हू तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं और वहां लगे दरवाजे को बम से उड़ा देते हैं। तिजोरी तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारी जानलेवा रुकावटें लगाई गई होती हैं, जिनको पार करने के लिए वेंडर हू एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है और वो उसको वहां भेज देता है। इन रुकावटों की वजह से ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। खबरों में दिखाया जाता है कि जो बम शहर पर शाम में गिराया जाना था, उसका वक्त जल्दी कर दिया जाता है और उसमें अब चंद मिनट बाकी रह गए हैं। स्कॉट पीटर्स को कहता है कि हेलीकॉप्टर को जल्दी तैयार कर ले, क्योंकि हमारे पास निकलने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। मारिया डीटर को पूछती है कि तिजोरी के लिए उसको कितना वक्त लगेगा। डीटर कहता है कि वो उसको 30 मिनट में खोल लेगा, लिहाजा उसको 30 मिनट तक बिल्कुल खामोशी चाहिए। डीटर तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाता है और सब लोग अंदर पड़ा पैसा देखकर मुस्कुराने लगते हैं। स्कॉट कहता है कि सब लोग जल्दी जल्दी सारा पैसा इकट्ठा करें, वरना 20 मिनट में ये सारी जगह बम से तबाह कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज का लीडर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी फौज लेकर पहुंच जाता है। केट पूरी टीम से अलग होकर गीता को ढूंढने निकल जाती है और स्कॉट और मारिया उसको ढूंढने के लिए जाते हैं और एक ज़ॉम्बी मारिया को मार देता है। स्कॉट और उसकी टीम को ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका लीडर भी वहां पर आ जाता है। टाइगर ज़ॉम्बी मार्टन पर हमला करता है और उसका सर उड़ा देता है। सब ज़ॉम्बीज से बचने के बाद सिर्फ स्कॉट और लिली छत पर पहुंचते हैं, जहां पीटर्स हेलीकॉप्टर के साथ उनका इंतजार कर रही होती है। ज़ॉम्बीज का लीडर वहां आ जाता है और लिली बैग में से उसकी बीवी का कटा हुआ सर निकालकर उसे कुछ देर के लिए रोकती है और स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर में वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज का लीडर लिली को मार देता है और मरते मरते लिली उसकी बीवी का सर छत से नीचे फेंक देती है। पीटर्स स्कॉट को पूछती है कि वो कितने पैसे लाया है, लेकिन स्कॉट कहता है कि वो कुछ नहीं ला सका और उनको केट को ढूंढने के लिए जाना होगा और उनके पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। उधर केट गीता और उसकी दोस्त को ढूंढ लेती है। वो वहां से निकलने ही लगते हैं कि ज़ॉम्बीज का लीडर उन पर हमला कर देता है। इतने में स्कॉट वहां पहुंच जाता है और उनको बचा लेता है। जब वो लोग छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पीटर्स वहां से हेलीकॉप्टर ले जा चुकी है। वो परेशान होते हैं, लेकिन पीटर्स हेलीकॉप्टर के साथ वापस आ जाती है। वो लोग हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और निकलने ही वाले होते हैं कि ज़ॉम्बीज का लीडर वहां आ जाता है और जंप करके हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। वो जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियर बम शहर की तरफ बढ़ता है और सारा शहर उड़ जाता है। स्कॉट और ज़ॉम्बीज के लीडर में लड़ाई जारी होती है और वो स्कॉट को काट लेता है, लेकिन स्कॉट गोली से उसका सर उड़ा देता है और वो मर जाता है। हेलीकॉप्टर पीटर्स के काबू से बाहर होकर जमीन पर क्रैश कर जाता है। फिर इसके बाद स्कॉट केट को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो उसे मार दे,
क्योंकि उसको ज़ॉम्बी के लीडर ने काट लिया है। केट स्कॉट को मार देती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वेंडरहू अकेला पैसों का बैग लेकर बाहर आता है और एयरपोर्ट पर जाकर एक प्राइवेट जहाज बुक करवाता है। वो मैक्सिको की तरफ जा रहा होता है कि उसको पता लगता है कि उसको भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा था और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने लगे हैं उसका नाम है सुसाइड स्क्वाड 2016। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9 और ये एक बहुत ही दिलचस्प मूवी है, तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। फिल्म के आगाज में दिखाया जाता है कि एक FBI एजेंट दूसरे सीक्रेट सर्विस एजेंट से एक होटल में मुलाकात करती है। वो उनको 6 हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के बारे में बताती है और कहती है कि सुपरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा, हमें अमेरिका की रक्षा के लिए एक टीम बनानी चाहिए। फिर वो एक एक करके उन 6 क्रिमिनल्स के बारे में उन एजेंट्स को बताती है। सबसे पहले वो डेडशॉट के बारे में बताती है, जो कि एक बहुत बड़ा कातिल होता है और उसने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा होता है। उसकी एक बेटी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन दोनों बाप बेटी अपने घर वापस जा रहे होते हैं कि बेटी अपने बाप से कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या काम करते हैं। ये सुनकर डेडशॉट बहुत दुखी हो जाता है। इतने में बैटमैन डेडशॉट पर हमला कर देता है। डेडशॉट बैटमैन को मारने ही वाला होता है कि उसकी बेटी दरमियान में आ जाती है और अपने बाप को ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो एजेंट जोकर के बारे में बताती है। जोकर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाया करता है क्योंकि उसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर, जिसका नाम हार्ले होता है, बहुत ही खूबसूरत होती है और इलाज करते करते वो जोकर को दिल दे बैठती है। लेकिन जोकर तो साइको था, इसलिए जोकर हार्ले को बहुत तकलीफ देता है और इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाता है, जिससे हार्ले भी साइको हो जाती है। फिर फिल्म में एक खतरनाक चोर के बारे में बताया जाता है जो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के सारे ही बैंक लूट चुका है। वो बैंक लूटकर वहां से भाग रहा होता है कि एक सुपर क्रिएचर उसको रोक लेती है। फिर फिल्म में एक और शख्स के बारे में बताया जाता है जिसने अपने घर को खुद आग लगा ली थी और उस आग की वजह से उसकी बीवी भी मर गई थी। FBI एजेंट दूसरे एजेंट्स को बताती है कि इस शख्स ने जेल में भी दूसरे प्रिजनर्स को आग लगा दी थी और इसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। लेकिन इस शख्स ने अपने घर को आग लगाने के बाद खुद पुलिस को सरेंडर किया था। फिर वो एजेंट एक और शख्स के बारे में बताती है जो दिखने में कहीं से भी ह्यूमन नहीं लगता था। वो एक बीस्ट की तरह का था जिसकी सारी स्किन खराब हो चुकी थी और काफी सख्त थी। उससे बहुत स्मेल आती थी और वो गटर में रहा करता था। फिर वो एजेंट अपने साथियों को एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताती है जो अपने काम के सिलसिले में एक दफा जंगल में एक गार में चली जाती है। वो गार बहुत डरावनी होती है और वहाँ पर बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं। उसको वहाँ पर एक स्टैचू मिलता है और वो उस स्टैचू को तोड़ देती है, जिसकी वजह से एक विच उस आर्कियोलॉजिस्ट को पोजेस कर लेती है और वो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल करना शुरू कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि वो FBI एजेंट पेंटागन में एक हाई प्रोफाइल प्रेजेंटेशन देती है। वो कहती है कि हमें तमाम क्रिमिनल्स को इकट्ठा कर एक टीम बनानी चाहिए जो कि ईवल के खिलाफ लड़े। शुरू में ऑफिशियल्स उसकी बात से एग्री नहीं करते, लेकिन फिर वहाँ पर विच आ जाती है और तमाम ऑफिशियल्स उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। वो एक एक करके तमाम क्रिमिनल्स से मिलना शुरू करते हैं और उन्हें टीम में शामिल करने के लिए आमादा करते हैं। सबसे आखिर में वो डेडशॉट के पास जाते हैं। वो उसको एक फायरिंग रेंज में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सा असलहा होता है। डेडशॉट ये देखकर बहुत परेशान और हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। फिर डेडशॉट मुख्तलिफ गन्स उठाकर टारगेट्स पर एम करता है और वो एक कमाल का निशानेबाज होता है। ये देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। डेडशॉट कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत हैं। मेरा जब दिल चाहेगा मैं अपनी बेटी से मिलूंगा और मेरी बेटी एक बेहतरीन स्कूल में जाएगी ताकि वो मेरी जैसी ना बन सके। तमाम कैदी टास्क सुनकर उस औरत की टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। फिर जोकर को दिखाया जाता है जो कि हार्ली को बचाने के लिए सोच रहा होता है क्योंकि हार्ली तो पुलिस कस्टडी में है। फिर एक पुलिस ऑफिसर को उस आर्कियोलॉजिस्ट के साथ एक कमरे में दिखाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट पोजेस हो जाती है। पुलिस ऑफिसर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो कि अब विच बन चुकी है उसको एक सीन दिखाती है जिसमें वो मर रही होती है। पुलिस ऑफिसर हेल्प के लिए कॉल करना चाहता है लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इतने में वो विच वहां से चली जाती है और उस FBI एजेंट के घर चली जाती है जो कि अपनी टीम बनाना चाह रही थी।
उस एजेंट के घर में एक स्टैचू होता है जिसमें उस विच के भाई की सोल है। वो उसको वहां से चुरा लेती है। फिर वो एक आदमी को जख्मी कर अपने भाई की सोल उस शख्स की बॉडी में डाल देती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो आदमी मर जाता है, लेकिन उस विच के भाई की सोल उस शख्स के बॉडी में अभी भी होती है और वो बाहर आ जाती है और वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही वो बॉडी से बाहर आता है वो बहुत से लोगों को मारना शुरू कर देता है और ये खबर पेंटागन तक पहुंच जाती है और फौरन वो डिसाइड करते हैं कि उस औरत को बुलाया जाए जो अपनी टीम बना रही थी। तमाम हाई ऑफिशियल्स उस FBI एजेंट से कहते हैं कि वो अपनी टीम को एक्टिवेट करे और उस विच का खात्मा कर दे। पुलिस हार्ली को लेने जेल जाती है, लेकिन हार्ली उनसे लड़ने लगती है। फिर वो डेडशॉट को लेने जाते हैं और डेडशॉट भी ऐसा ही करता है, जिस पर पुलिस उन दोनों को मारती है और चेयर के साथ बांधकर उनको ले जाती है। आते हुए उनमें एक चिप भी लगा देती है। फिर वो कर्नल और आर्कियोलॉजिस्ट विच को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन विच आर्कियोलॉजिस्ट को पोजेस कर लेती है। जैसे ही ये बात FBI एजेंट को पता चलती है तो वो विच के दिल पर अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि विच के दिल FBI एजेंट के पास होता है। विच की ताकत कमजोर होने लगती है और वो अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई उसकी हालत देखता है और अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिससे विच बहुत मजबूत हो जाती है। फिर फिल्म में दिखाया जाता है कि तमाम क्रिमिनल्स को एक बेस पर इकट्ठा कर दिया जाता है और कर्नल उनको कहता है कि तुम्हारे जिस्म में एक चिप लगी हुई है और अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स ना माने तो मैं उस चिप की मदद से तुम लोगों को मार दूंगा। फिर वो एक जगह जाते हैं जहां पर बहुत से वियर्ड लोग होते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। डेडशॉट भी उनसे लड़ता है, लेकिन वो डेडशॉट पर अटैक कर देते हैं। इतने में हार्ली वहां पर आती है और डेडशॉट को बचा लेती है। असल में ये वो जगह होती है जहां पर वो विच अपना मैजिक परफॉर्म कर रही होती है और ये सारे वियर्ड लोग उसके पोजेस्ड होते हैं। फिर हार्ली एक बाइक देखती है और उसे अपने पुराने दिन याद आना शुरू हो जाते हैं, जब वो जोकर से प्यार करती है। और एक दिन जब जोकर उससे नाराज होकर जा रहा होता है तो वो उसी बाइक पर उसको चेस करती है और रोक लेती है। कर्नल को समझ आ जाता है कि वो अकेला इन वियर्ड लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो डेडशॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें मिलकर इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए, और डेडशॉट मान जाता है। फिर डेडशॉट, कर्नल और तमाम क्रिमिनल्स एक मॉल में जाते हैं। वहां पर उनका सामना फिर वियर्ड लोगों से होता है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। ये बहुत लड़ते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। फिर फायरमैन, जिसने अपने घर को खुद आग लगा ली थी, उसको एक आइडिया आता है। वो विच को गुस्सा दिलाता है ताकि वो अपने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर ले। जैसे ही विच तमाम लोगों को इकट्ठा करती है वो फायरमैन वहां पर आग लगा देता है और बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। फिर कर्नल एक कमरे में जाता है जहां पर वो FBI एजेंट और बहुत से लोग होते हैं। कर्नल को देखकर FBI एजेंट बाकी तमाम लोगों को शूट करके मार देती है। इतने में डेडशॉट भी कमरे में आ जाता है और ये देखकर डेडशॉट और कर्नल को बहुत दुख होता है कि FBI एजेंट बहुत सेल्फिश है और उसे अपनी टीम की जानों की कोई परवाह नहीं। फिर वो तमाम क्रिमिनल्स और कर्नल उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि जोकर वहां पर एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और हार्ले हेलीकॉप्टर से लटक कर चली जाती है। वहां पर FBI एजेंट भी आ जाती है और वो हेलीकॉप्टर को शूट करने का ऑर्डर दे देती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर को शूट किया जाता है, जोकर हार्ले को धक्का दे देता है और वो हेलीकॉप्टर से बाहर एक बिल्डिंग पर गिर जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वहां पर एक और हेलीकॉप्टर आता है जिसमें FBI एजेंट बैठकर चली जाती है और कहती है कि एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है जिसमें वो टीम बैठेगी जो उसके लिए विच से लड़ने के लिए वेपन बना रही है। इसी देर में विच का भाई उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और उस FBI एजेंट से अपनी बहन का दिल लेकर वापस अपनी बहन को दे देता है। जैसे ही दिल विच में लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाती है। डेडशॉट कहता है कि मेरा काम यहीं तक था और हमें अब वापस जाना चाहिए। फिर तमाम क्रिमिनल्स वापस जाने लगते हैं कि उन्हें रास्ते में हार्ली नजर आती है और वो कहती है कि विच को मारने के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। फिर वो एक बार में जाते हैं जहां पर वो विच को मारने की मंसूबाबंदी करते हैं। जैसे ही वो विच को अटैक करने के लिए उस बिल्डिंग में आते हैं, विच को पता चल जाता है और वो उनमें से हर एक को वियंस दिखाना शुरू कर देती है। हार्ली को उसके माजी के वियंस आते हैं जिनमें वो खो जाती है। फायरमैन को उसको बीवी और बच्चे याद आने लगते हैं। फिर फायरमैन कहता है कि मेरी बीवी तो मर चुकी है, ये यकीनन विच की एक साजिश है। वो सारे लोगों को कहता है कि वो कंसंट्रेट करें। फिर उन्हें रास्ते में विच का भाई मिल जाता है जो उन पर अटैक करता है। सारे थीव्स मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बहुत जायंगेटिक होता है और उसको लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। एक थीव उछलकर अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। फिर फायरमैन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमारे अंदर जो चिप नस्ब की गई थी उसको एक्सप्लोड कर दिया जाए ताकि ये विच का भाई और मैं दोनों मर जाएं
और तुम लोगों की जान बच जाए। फिर वो चिप एक्सप्लोड होती है और दोनों मर जाते हैं। जैसे ही विच का भाई मरता है वो वीक फील करना शुरू कर देती है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तमाम क्रिमिनल से खूब लड़ती है। इतने में हार्ली को एक आइडिया आता है और वो सरेंडर करने का बहाना करके विच के करीब चली जाती है और अटैक कर कर उसका दिल निकाल लेती है, जिससे विच मर जाती है और उसका तमाम मैजिक भी खत्म हो जाता है और हर चीज नॉर्मल हो जाती है और आर्कियोलॉजिस्ट की बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। ये देख के कर्नल बहुत खुश होता है। फिर दिखाया जाता है कि तमाम क्रिमिनल्स जेल में वापस चले गए हैं, लेकिन उन्हें हर तरह की आज़ादी है और वो जेल में बहुत खुश हैं। फिर दिखाया जाता है कि जोकर जेल तोड़कर हार्ले को लेने आता है और हार्ले उसके साथ चली जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। कहानी के आगाज में एक डिटेक्टिव मेले में दिखाया जाता है जहां पर एक शख्स एक औरत का पर्स छीनकर भागता है। डिटेक्टिव उसका पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाता है। वहां पर वो शख्स डिटेक्टिव के सर पर अटैक करता है और उसको किडनैप कर लेता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो वो एक ट्रेन की पटरी पर एक ट्रैप में लटका हुआ होता है। उसकी जुबान एक कटर में फंसा दी गई होती है। इतने में उसके सामने एक टीवी ऑन होता है और उसमें एक शख्स कहता है कि अब तक तुमने बहुत से बेगुनाहों को जेल भेजा है। वो उसको बताता है कि ये एक ट्रैप है और अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो अपनी जुबान कटवाकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। वो बहुत कोशिश के बाद अपने हाथ आज़ाद करवा लेता है, लेकिन उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। फिर वो अपनी जुबान को उस ट्रैप में से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ ट्रेन आ जाती है। ट्रेन उससे टकराती है और उसकी जुबान उसके जिस्म से अलग हो जाती है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन पुलिस चीफ डिटेक्टिव ज़ीक को उसके नए पार्टनर से मिलवाती है। वो उन दोनों को उस डिटेक्टिव की मौत का केस असाइन कर देती है। नया डिटेक्टिव ज़ीक के बाप की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसके बाप से बहुत इंस्पायर्ड है। डिटेक्टिव ज़ीक और उसका पार्टनर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और बॉडी को देखते हैं जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ये सब देखकर नया डिटेक्टिव बहुत अजीब फील करता है। डिटेक्टिव ज़ीक को अपने ऑफिस में एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक USB होती है। उस पर लिखा होता है प्ले मी। वो उस USB में से एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें उन्हें एक स्पाइरल नजर आता है। उन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि अभी और पुलिस वाले भी मरेंगे। ये देखकर उन्हें लगता है कि जिक्सॉ वापस आ गया है। डिटेक्टिव ज़ीक कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बिल्डिंग कहाँ पे है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो उस बिल्डिंग पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर एक और पार्सल मिलता है। वो उसको खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें मरने वाले पुलिस ऑफिसर की जुबान और बैज मिलते हैं। बैज नंबर से ज़ीक को पता चलता है कि मरने वाला डिटेक्टिव उसका दोस्त था। वो पुलिस चीफ से कहता है कि वो इस केस को लीड करना चाहता है। ज़ीक मरने वाले डिटेक्टिव के घर जाता है और उसकी बीवी से कुछ सवाल पूछता है। ज़ीक वापस अपने घर आता है और उसकी अपने फादर से मुलाकात होती है। उनके आपस में आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं क्योंकि ज़ीक अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करता। फिर दिखाया जाता है कि एक और डिटेक्टिव अपने पार्टनर को ढूंढते हुए एक वेयरहाउस में आता है जहां पर वही मास्क वाला आदमी उसको किडनैप कर एक ट्रैप में डाल देता है। वो ट्रैप से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और वो भी मर जाता है। अगले दिन ज़ीक को फिर एक पार्सल मिलता है जिसमें एक USB होती है। वो वीडियो प्ले करते हैं और उन्हें एक गाड़ी के दरवाजे पर स्पाइरल का निशान नजर आता है। उस वीडियो में पिग के मास्क वाला एक पपेट भी होता है। वो उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक पार्सल मिलता है। पार्सल के अंदर उन्हें मरे हुए डिटेक्टिव की उंगलियां और बैज मिलते हैं। बैज नंबर से ज़ीक को पता चलता है कि ये डिटेक्टिव फिच था। सारे लोग ज़ीक और उसके फादर पर शक करने लगते हैं क्योंकि पास्ट में फिच ने ज़ीक का साथ नहीं दिया था। फिर ज़ीक को याद आता है कि उसके एक एक्स पार्टनर ने एक बेगुनाह विटनेस को मार दिया था। फिर ज़ीक इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एक्स पार्टनर से एक चर्च में जाकर मिलता है। अगले दिन ज़ीक पुलिस स्टेशन में आता है और उसे पता चलता है कि नया डिटेक्टिव आज नहीं आया। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में एक बॉक्स रिसीव होता है। बॉक्स के अंदर से उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि जब तुम अपने दोस्तों को बचा रहे होगे तो मैं तुम्हारे बॉस को किडनैप कर लूंगा। बॉक्स के अंदर उन्हें एक पिग का मास्क मिलता है और कुछ स्किन के ऊपर वैसा ही टैटू बना होता है जैसा नए डिटेक्टिव के बाजू पर बना है। उन्हें बॉक्स के अंदर से एक इंक की बोतल भी मिलती है। फिर दिखाया जाता है कि ज़ीक को एक बुचर शॉप में एक क्राइम सीन पर बुलाया जाता है। वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी स्किन उतार ली गई है। ज़ीक परेशान हो जाता है कि कहीं ये नया डिटेक्टिव तो नहीं।
पुलिस चीफ को जीक के बाप के मैसेजेस आते हैं और वो कहीं चली जाती है। जीक को अंदाजा होता है कि पुलिस चीफ को ट्रैप किया जाएगा, इसलिए वो उसे कॉल करके राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन राब्ता नहीं हो पाता। पुलिस चीफ एक बिल्डिंग में पहुंचती है और वही पिग के मास्क वाला आदमी उसको बेहोश कर देता है। वो उसको एक ट्रैप पर लिटा देता है जहां पर गर्म वैक्स उसके चेहरे पर गिरने से वो मर जाती है। जीक पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस चीफ को ढूंढने का कहता है। फिर वो एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर देखते हैं कि पुलिस चीफ मर चुकी है। फिर जीक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे पता चलता है कि कुछ क्लिप्स मिसिंग हैं। फिर वो पुलिस रिकॉर्ड चेक करता है और उसे पता चलता है कि किस किस के पास इसकी एक्सेस थी। एक पुलिस ऑफिसर जीक को कहता है कि तुम्हारे बाप के पास भी इसकी एक्सेस थी और तुम काफी अरसे से अपने बाप से नहीं मिले। इस पर जीक गुस्से में आ जाता है और उसको मारने लगता है। जीक अपने बाप को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे राब्ता नहीं होता और फिर कोई जीक को भी किडनैप कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि जीक का बाप एक वेयर हाउस में जाता है। वहां पर बहुत से स्पाइरल्स बने होते हैं और कोई उसको भी किडनैप कर लेता है। जीक को जब होश आता है तो उसका हाथ हथकड़ी से बंधा होता है। जीक काफी कोशिश के बाद अपने हाथ को आजाद करवा लेता है। जीक देखता है कि उसके सामने पीट को भी एक स्टूल पर बांधा गया है। पीट जीक का पुराना कोलीग था जिसको वो चर्च में जाकर मिला था। पीट समझता है कि जीक ने उसको यहाँ पर बांधा हुआ है। इतने में जीक को पीट के पास से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसी आदमी की आवाज होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। वो कहता है कि पीट ने एक बेगुनाह आदमी को मारा था जिसकी उसे अब सजा मिलेगी। वो जीक को हिंट देता है कि वो किस तरह पीट को बचा सकता है। इतने में एक मशीन चलना शुरू हो जाती है जिसमें से ग्लास के टुकड़े उड़कर उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब तक जीक को ये समझ आता है कि वो पीट को कैसे बचा सकता है, उतनी देर में पीट मर चुका होता है। जीक बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर जाता है और देखता है कि उसका पार्टनर वहाँ पर बैठा हुआ है। उसे समझ आती है कि ये सब उसके पार्टनर ही ने किया है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने ये गद्दारी क्यों की। वो उसको बताता है कि पीट ने जिस बेगुनाह विटनेस को मारा था वो उसका बाप था और वो बचपन से उससे बदला लेने की तैयारी कर रहा था। जीक उससे पूछता है कि उसका बाप कहाँ पर है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसने जीक ही के फोन से उसके बाप को मैसेज करके इस फैक्ट्री में बुलाया है। वो कहता है कि वो सिस्टम में मौजूद तमाम करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को मारना चाहता है और जीक उसका साथ दे। जीक अपने बाप के लिए फिक्रमंद होता है, इसलिए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पुलिस को कॉल कर कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं और खुद ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गन जीक को पकड़ाता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाऊं। फिर जीक देखता है कि उसने उसके बाप को भी एक ट्रैप में बांधा हुआ है। वो कहता है कि तुम्हारी गन में सिर्फ एक बुलेट है, या तो तुम मुझे मार सकते हो या टारगेट पर शूट कर अपने बाप को बचा सकते हो। इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और जीक का पार्टनर उसको कहता है कि पुलिस 4 मिनट में ऊपर आएगी, लेकिन तुम्हारे बाप के जिस्म से 3 मिनट में सारा खून निकल जाएगा और वो मर जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम टारगेट पर शूट कर दो। जीक का बाप उसको कहता है कि वो अपने पार्टनर को शूट कर दे, लेकिन जीक टारगेट पर शूट करके अपने बाप को बचा लेता है। उसका ट्रैप लूज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जीक उठकर अपने पार्टनर से लड़ने लगता है। इतने में पुलिस टीम वहाँ पर आ जाती है। वो दरवाजे को काटने की कोशिश करते हैं जिससे ट्रैप दोबारा से ट्रिगर हो जाता है और जीक का बाप दोबारा से हवा में लटक जाता है। पुलिस अंदर आ जाती है और जीक उनको रोकने की कोशिश करता है। ट्रैप की वजह से जीक के बाप का हाथ हवा में जाता है और एक गन उसके हाथ में आ जाती है, जिसको देखकर पुलिस वाले उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो मर जाता है। जीक का पार्टनर लिफ्ट में वहां से जाते हुए उसे खामोशी का इशारा करता है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फिल्म के आगाज़ में दिखाया जाता है कि जन का बाप उसकी तलाश में वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे में आता है और वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है। वो पुलिस अफसर को बताता है कि जन और उसके 5 और दोस्त हाइकिंग के लिए इस कस्बे में आए थे। फिर वो उस मोटल में जाता है जहाँ वो ठहरे थे और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अगर उसे उनके बारे में कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल कर दे। फिर जैन का बाप एक बार में जाता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा शख्स मिलता है। वो कहता है कि उसने जैन को और उसके दोस्तों को देखा था। फिर कहानी 6 हफ्ते पीछे चली जाती है। दिखाया जाता है कि जैन अपने 5 और दोस्तों के साथ सफ़र कर रही है और उनकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो जाता है। जैन टायर चेंज करती है और कोई पहाड़ी के ऊपर से उनको देख रहा होता है। वो 5 दोस्त वर्जीनिया के एक खामोश कस्बे में पहुंच जाते हैं।
और वहाँ पर एक मोटल में स्टे करते हैं। मोटल की रिसेप्शनिस्ट जेन को कहती है कि हाइकिंग के दौरान सिर्फ ट्रैक पर रहना, ट्रैक छोड़ने की सूरत में ये जानलेवा साबित हो सकता है। रात को सारे दोस्त उस कस्बे के एक बार में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा शख्स मिलता है जो उन्हें कहता है कि ट्रेल में हाइकिंग के दौरान अगर उन्हें किसी गाइड की ज़रूरत है तो वो और उसके साथी ये काम कर सकते हैं। जैन के दोस्त उसकी सर्विसेज लेने से इनकार कर देते हैं, जिस पे वो नाराज़ होकर चला जाता है। जब वो बाहर से वापस अपने मोटल की तरफ आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि कोई शख्स उनकी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिस पर एडम उस शख्स की तरफ बोतल फेंक देता है और वो आदमी चला जाता है। जैन अपने फादर को कॉल करके अपने और अपने दोस्तों की खैरियत बताती है। अगली सुबह जैन वॉक पर जाती है और उसे एक मिस्टीरियस औरत और बच्ची मिलती हैं। वो उस औरत से कुछ बैंगल्स खरीदती है और वापस मोटल आ जाती है। फिर ये सारे दोस्त अपने बैकपैक्स लेकर अपलांचियन ट्रेल की तरफ हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। सारे दोस्त खूब इंजॉय करते हैं। फिर जैन का दोस्त डेरियस उनको कहता है कि यहाँ पर एक सिविल वॉर का फोर्ट भी है, हमें वो भी देखना चाहिए। जैन उसको ट्रेल से हटने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसको मना लेता है। काफ़ी दूर तक चलने के बावजूद वो फोर्ट नहीं आता। तब सारे दोस्त डेरियस से पूछते हैं कि वो फोर्ट कहाँ है। डेरियस उनको कहता है कि थोड़ा सा और चलें, वो फोर्ट आ जाएगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि पहाड़ के ऊपर से दरख्त का एक तना रोल होता हुआ उन सब की तरफ आता है। वो सारे जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त उसकी जद में आ जाता है और मर जाता है। डेरियस उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन जैन कहती है कि पहाड़ी के ऊपर से कोई हमें देख रहा है। फिर दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और तेज़ बारिश हो रही है। वो अपना रास्ता खो चुके हैं। डेरियस उनको कहता है कि हमें यहीं पर कैंपिंग करनी चाहिए और रात यहीं पर बितानी चाहिए। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी दोस्त मीला गायब है और उन्होंने रात एक कब्रिस्तान में गुजारी। वहाँ पर उन्हें एक फाउंडेशन का बोर्ड नज़र आता है। ये फाउंडेशन 1859 में बनाई गई थी। जंग से बचने के लिए अमेरिका के बहुत से शहरी इस फाउंडेशन का हिस्सा बन गए थे और वो अमेरिका से आकर इस पहाड़ी पर रहना शुरू हो गए थे। फिर उनको पता चलता है कि उन सब के मोबाइल चोरी हो गए हैं। ये सब देखकर एडम बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि हम सबको मिलकर मीला को ढूंढना चाहिए। सारे दोस्त जंगल में मीला को ढूंढ रहे होते हैं कि जैन को वही छोटी बच्ची नज़र आती है जो उसे टाउन में नज़र आई थी। एडम उस बच्ची के पीछे भागता है और उसका पाँव एक चेन में फंस जाता है। कोई चेन को खींचता है और एडम एक घड़े में जाकर गायब हो जाता है। जैन डेरियस को कहती है कि हमें फ़ौरन हेल्प लानी चाहिए। फिर वो जंगल में एक पुराने घर पर पहुंचते हैं, जहां पर बहुत से लोगों के मोबाइल फ़ोन्स और सामान पड़ा होता है। इतने में वो देखते हैं कि दो अजीब से हुलिये वाले लोग एडम को बांधकर लेकर जा रहे हैं। वो सारे दोस्त मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। एडम को होश आता है और वो उन दोनों में से एक को मीला के कत्ल के इल्ज़ाम में मार देता है। डेरियस एडम को शांत करवाता है और फिर वो जब दूसरे को ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है वो तो वहाँ से भाग गया। इतने में मीला वहाँ पर आ जाती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी और वो कहती है कि मैं तो जंगल में टहलने गई थी। फिर वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इस पहाड़ी से उतर जाना चाहिए और टाउन में जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि वही अजीब से हुलिये वाले लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो सारे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। भागते हुए मीला एक ट्रैप में गिरती है और मर जाती है। फिर वो अजीब से हुलिये वाले लोग उन बाकी तीनों दोस्तों को किडनैप कर लेते हैं। जैन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो सारे दोस्त उसी लड़की के सामने खड़े हैं जिससे उसने टाउन में बैंगल्स खरीदे थे। वो लड़की अपने साथियों की मदद से उन चारों के मुंह ढांपती है और उन्हें चलने का कहती है। फिर वो उन्हें एक कबीले ले जाती है और जाकर एक अदालत में पेश करती है, जहाँ पर उस कबीले का सरदार आकर बैठ जाता है। सरदार उनको कहता है कि तुम लोग एक कोर्ट में हो और तुम चारों पर एक मर्डर का ट्रायल चलाया जाएगा। सरदार सिर्फ जैन को बोलने की इजाज़त देता है और जैन को तब पता चलता है कि वो लड़की सरदार की बेटी है। अदालत में तमाम गवाहान को पेश किया जाता है और वो सब एडम को कसूरवार ठहराते हैं। जैन कहती है कि एडम ने कत्ल नहीं किया बल्कि ये एक गलती थी। अदालत एडम को गिल्टी ठहराती है और उसे सजाए मौत दे देती है। फिर एडम को एक तख्ते पर बांधकर लिटा दिया जाता है और सरदार उसी तरह उसको कत्ल कर देता है जैसे उसने उसके कबीले के एक आदमी को मारा था। फिर सरदार बाकी तीनों को अंधे और गूंगे करने की सज़ा सुना देता है।
और सबसे पहले लुइस को अंधा और गूंगा कर देता है। ये सब देखने के बाद जैन सरदार से कहती है कि हमें ज़ाया मत करो बल्कि हमसे फ़ायदा उठाओ। डेरियस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका है। उसको घर डिज़ाइन करने और कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट करने में बहुत महारत है और वो तुम्हारी मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट में बहुत कारआमद साबित हो सकता है। फिर जैन कहती है कि मेरी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं और मैं एक हेल्दी नौजवान खातून हूँ, मैं तुम्हारी अफजाइश नस्ल के काम आ सकती हूँ। सरदार इस बात पर मान जाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। फिर फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है जहां जेन के बाप को उसी टाउन की एक बार में खाना खाते दिखाया जाता है। यहाँ पर होटल की रिसेप्शनिस्ट आती है और उसको फाउंडेशन के बारे में बताती है। कहती है कि आज तक जो भी पहाड़ पर गया है वो वापस नहीं आया। अगले दिन जैन का बाप अपना बैग पैक लेकर उसी ट्रैक पर हाइकिंग के लिए निकलने लगता है। रिसेप्शनिस्ट उसको रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसको एक आदमी से मिलवाती है जो कि उस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानता होता है। जैन का बाप उस हंटर को $5000 देता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो हंटर कहता है कि पैसे के लिए। फिर जैन का बाप, वो हंटर और उसका बेटा कूपर जंगल में चले जाते हैं। कूपर एक गड्ढे में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए दोनों कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और कूपर का बाप और कूपर वहां पर मर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जैन का बाप अकेला ही उस कबीले की तरफ सफर शुरू कर देता है। कबीले के 2 सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और कबीले ले आते हैं। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि जिसने उसको पकड़ा है वो डेरियस ही है और वो अब बिल्कुल बदल चुका है। सारा कबीला उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। इतने में जैन सरदार के साथ वहाँ पर आती है और सरदार उसको कहता है कि अब ये औरत तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। और फिर सरदार के हुक्म पर जैन के बाप को कैद कर दिया जाता है। रात गए जैन अपने बाप के पास आती है और उसे कैद से आज़ाद करवाती है और कहती है कि हमें चुपके से यहाँ से भागना होगा। फिर डैन डेरियस के पास जाती है और उसको कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। डेरियस इनकार कर देता है और कहता है कि तुमने जाना है तो चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में जैन और उसके बाप को वही छोटी बच्ची मिलती है जो जैन को टाउन में मिली थी और जैन उसको कहती है कि वो उसको रास्ता दिखाए। फिर वो बच्ची उसको एक गार में ले जाती है। जैन उस बच्ची को कहती है कि अगर वो उसके साथ आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन बच्ची इनकार कर देती है। उस गार में बहुत से अंधे और गूंगे लोग होते हैं जिन्हें सरदार ने सजा के तौर पर उसमें रखा होता है। वो दोनों बाप बेटी गार के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां सरदार की बेटी जैन पर हमला कर देती है और जैन उसको मार देती है। फिर दिखाया जाता है कि जैन और उसका बाप सरदार और उसके आदमियों से बचकर जंगल में भाग रहे होते हैं कि वही बूढ़ा शख्स अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है जो उन्हें बार में टाउन में मिला था। वो उन्हें बताता है कि 6 साल पहले उसका नेफ्यू भी लापता हो गया था और आज तक वो उसकी लाश नहीं ढूंढ सका। वो यहाँ पर उनकी मदद को आया है और उन्हें जल्द अज जल्द उसके ट्रक में बैठकर यहाँ से चले जाना चाहिए। इतने में कबीले का सरदार भी वहाँ पर आ जाता है और वो बूढ़ा शख्स एक पेट्रोल पंप उसकी तरफ फेंक देता है और वो सारे ट्रक में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैन और उसका वालिद वापस अपने शहर आ चुके हैं और अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। जैन ग्रॉसरी कर अपने घर वापस आती है तो देखती है कि वही कबीले का सरदार छोटी बच्ची के साथ उसके घर में बैठा है। सरदार बहुत कंफर्टेबली जैन की फैमिली के साथ बातें कर रहा होता है। ये देखकर जैन बहुत शॉक्ड होती है और अपनी फैमिली से कहती है कि उसको और सरदार को थोड़ा टाइम दें। सरदार जैन को कहता है कि वो उसे लेने आया है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जैन कहती है कि अगर वो वादा करे कि वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं कहेगा तो जैन उसके साथ चली जाएगी। वो वादा करता है और जैन उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और जैन सबको मारकर उस बच्ची के साथ वापस अपने घर आ जाती है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मूवी का स्टार्ट एमा नामी लड़की से होता है जिसकी शादी मार्क से हुई होती है। मार्क बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है लेकिन एमा इस शादी से कुछ खास खुश नहीं होती है जिसकी वजह से उसका अफेयर एक टॉम नामी आदमी से होता है। दूसरी तरफ एमा का शौहर यानी मार्क वो भी कुछ खास लॉयल नहीं होता, लेकिन एक दिन एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अपने शौहर को धोखा नहीं देना चाहिए। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि उनकी शादी की 11th एनिवर्सरी होती है जिसकी वजह से एमा मार्क के ऑफिस जाती है। लेकिन एमा मार्क के ऑफिस जाकर ये देखती है कि मार्क
वहाँ पे है ही नहीं और एमा के साथ हुए हुए एक इंसिडेंट की वहाँ पर फाइल पड़ी होती है। असल में एमा एक फोटोग्राफर थी। एक दिन बॉबी नाम का गुंडा एमा से उसका कैमरा लेकर भाग जाता है। एमा अपना कैमरा लेने के लिए उसके पीछे जाती है तो वो एमा से जान छुड़वाने के लिए उसके पेट में चाकू मार देता है। एमा खुद को बचाने के लिए उसकी आंख में अपनी कीज मार देती है जिससे उसकी आंख पर बहुत चोट आती है और वो आदमी 10 साल से जेल में होता है। लेकिन मार्क ने उसे अभी रिसेंटली जेल से निकलवा दिया होता है। ये देखकर एमा मार्क से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मार्क एमा को ये बताता है कि अपनी कंपनी के कुछ बुरे काम करवाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, इसलिए उसने मार्क को आजाद करवा दिया है। खैर सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और खुद ही उसके गले में पहनाता है। इसके बाद वो एमा के आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो एक काफी बड़ा लेक हाउस होता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है। वहाँ जाकर एमा देखती है तो हर जगह कैंडल्स होती है और एक रूम में मार्क और एमा की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। ये देखकर एमा काफी खुश होती है। मार्क एमा से ये भी कहते हैं कि वो अच्छा शौहर नहीं बन पाया लेकिन अब वो पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद दोनों ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। ड्रिंक में कोई नशे की दवाई होती है जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एमा की आंख खुलती है तो उसका हाथ मार्क के हाथ के साथ बंधा होता है। हैंडकफ में बंधा हाथ देखकर एमा काफी हैरान होती है। मार्क एमा को ये कहता है कि अभी उसके लिए एक और सरप्राइज है और अपने सर में गोली मार लेता है। ये देखने के बाद एमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन शॉक से बाहर आने के बाद वो अपने हाथ को मार्क के हाथ से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में कोई गोली ही नहीं होती। और एक दूसरे रूम में मार्क ने एमा का वेडिंग ड्रेस लटकाया होता है जिसके पीछे एक लॉकर भी होता है। एमा वेडिंग ड्रेस पे मार्क की डेड बॉडी को रखकर नीचे आ जाती है और कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि शायद किसी से कांटेक्ट हो सके, लेकिन मार्क का फोन तो चल ही नहीं रहा होता और एमा का फोन भी मार्क ने पानी में डाल दिया होता है। एमा ये सब देखने के बाद गाड़ी की तरफ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग में किसी और की नहीं बल्कि मार्क की आवाज ही होती है और वो एमा को इस सब के बारे में बता रहा होता है कि ये सारी उसकी प्लानिंग थी और अब वो मार्क के साथ ही फंसी रहेगी। यही उसका एनिवर्सरी गिफ्ट है। और मार्क एमा को ये भी बताता है कि उसने गाड़ी में से सारा पेट्रोल निकाल दिया था और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जिसको सुनने के बाद एमा वापस घर में आ जाती है और सबसे पहले आकर अपने मुंह से माँ का खून साफ करती है और उसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर पहले मार्क और एमा की सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर टॉम और एमा की पिक्चर्स लगी हुई थी। ये देखने के बाद वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है जहाँ पर बॉबी की स्टेटमेंट होती है कि उसने कैसे और क्या किया था एमा के साथ। ये सब सुनने के बाद एमा ट्रॉमा में चली जाती है और उस टेप रिकॉर्डर को बड़ी बुरी तरीके से तोड़ देती है। इसके बाद दरवाजा नॉक होता है। जब एमा दरवाजे पर देखने जाती है कि कौन है तो वहाँ पर टॉम आया होता है। टॉम एमा को ये बताता है कि एमा ने उसे हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन एमा वहाँ पर ये समझ जाती है कि ये उसने नहीं बल्कि ये भी मार्क का ही काम है। एमा टॉम को सब कुछ बताती है और ये सब सुनने के बाद टॉम एमा को ये बताता है कि कल रात मार्क की कंपनी में रेड हुई थी जिसके बाद पुलिस को उसके सारे गलत कामों का पता चल गया और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये सब सुनने के बाद एमा टॉम को कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे। टॉम कहते हैं कि उसका फोन गाड़ी में चार्जिंग पे लगा हुआ है और वो फोन लेने जा ही रहा होता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का निकलता है। उसका नाम जिमी होता है। गाड़ी देखकर टॉम एमा को अंदर जाने के लिए कहता है। जिमी जब टॉम के पास आता है तो उसे कहता है कि मार्क ने उसे पाइपलाइंस ठीक करने के लिए बुलाया था। टॉम उसे पैसे देता है और जाने का कहता है, लेकिन जिमी तरह तरह के बहाने करके अंदर जाने की बात करता है। वहीं पर अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि एक और गाड़ी आती है और उसमें से बॉबी निकलता है। बॉबी को देखकर एमा छुप जाती है क्योंकि वो अभी भी उससे डरती होती है। बॉबी निकलने के बाद सबसे पहला काम टॉम को मारने का करता है और अंदर एमा को ढूंढते हुए चला जाता है। ये देखने के बाद एमा वहाँ से चली जाती है और एक कॉटेज तक पहुँचती है। कॉटेज में जाने के बाद उसको एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे वो मार्क का हाथ काट कर अपने आप को अलग कर सकती है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पर जिमी आ जाता है और वो एक पर्दे के नीचे छुप जाती है। मार्क की डेड बॉडी देखकर जिमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बॉबी को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एमा मार्क का हाथ काट कर वहाँ पर ही छुप जाती है। जब बॉबी वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एमा के पाँव के निशान देखकर वो इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि एमा कहीं दूर तक नहीं भाग सकती क्योंकि वो नंगे पाँव है। उन दोनों के जाने के बाद एमा को एक पाइप नजर आता है जिसको पकड़ पकड़ के वो पेट्रोल के गैलन तक पहुँचती है। गैलन को पकड़ने के बाद वो अपनी गाड़ी तक जाती है ताकि पेट्रोल भर सके। वो अभी इतना कर ही रही होती है कि वहाँ पर बॉबी को आवाज आ जाती है कि शायद कोई गाड़ी के पास है। वो फौरन गाड़ी के नीचे छुप जाती है। जब बॉबी वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो सारे टायर को पंचर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एमा भी वहाँ से निकलकर स्टोर तक पहुँच जाती है। वो पकड़ी ही जाने वाली होती है कि अचानक अपनी गाड़ी की चाबियों से गाड़ी का अलार्म ऑन कर देती है। दिखाया ये जाता है कि जिमी और बॉबी दोनों भाई होते हैं।
जिमी और बॉबी गाड़ी का अलार्म सुनकर गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतनी ही देर में एमा एटिक तक चली जाती है और वहाँ पर एक गोल्फ सेट रखकर उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, ताकि जब वहाँ पर बॉबी आए तो उसे लगे कि ये एमा है। और बॉबी जब एटिक में आता है तो उसे यही लगे कि वो एमा है, लेकिन एमा उसके पीछे छुपी होती है। और इसी बात का फायदा उठाकर बॉबी के पीछे गोल्फ स्टिक से अटैक करती है, जिसके बाद बॉबी बेहोश हो जाता है। बॉबी को बेहोश करने के बाद एमा जिमी को एक रूम में बंद कर देती है और रूम में बंद करने के बाद वो नीचे टॉम की गाड़ी की तरफ आती है। वो गाड़ी स्टार्ट ही करने वाली होती है कि वहाँ पर बॉबी आ जाता है। वो जल्दी से फोन पर इमरजेंसी कॉल मिलाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। ये देखने के बाद बॉबी फोन तोड़ देता है और एमा के मुंह पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब एमा की आंख खुलती है तो उसका हाथ दोबारा से मार्क की डेड बॉडी के साथ बांधा होता है, जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि जिमी और बॉबी वही लॉकर एमा के पास ले आए हैं और उससे पासवर्ड पूछ रहे होते हैं, लेकिन एमा कहती है उसे उस पासवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब बॉबी एमा को ये बताता है कि बॉबी पासवर्ड के बारे में जानता है। ये वो डेट है जब मार्क और एमा फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन एमा उसे बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तब भी तुम मुझे मार दोगे। तो गुस्से में आकर बॉबी एमा को ये कहते हैं कि वो 10 साल जेल में रहा और उसके पाँव की उंगलियां काटने लगता है। ये देखकर जिमी को एमा पर तरस आ जाता है और वो बॉबी को रोक देता है। ये देखकर बॉबी काफी हैरान होता है और एमा जिमी को कहती है कि उसका हाथ खोल दे, जिसके बाद जिमी बड़े प्यार से उसका हाथ खोल देता है। ये देखने के बाद एमा बॉबी को लॉकर का पासवर्ड बता देती है। लॉकर खोलने के बाद उन सबको अंदर से एक ऐसा चाकू नजर आता है जिस पर ये लिखा होता है कि नेकलेस एमा के दिल के पास है, यानी जो नेकलेस मार्क ने एमा को दिया था वो नेकलेस ही डायमंड का था। जिमी वो नेकलेस को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस बिल्कुल नहीं खुलता। जिसके बाद बॉबी एमा का गला काटने आता है, लेकिन जिमी बॉबी को ये करने से रोकता है। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है और बॉबी जिमी को बहुत जोर से धक्का देता है। वो जाकर एक ऐसे कील पे लगता है कि उसी वक्त ही उसकी डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद बॉबी को एमा पर और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हुआ था। इसके बाद एमा और बॉबी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई के दरमियान बॉबी के हाथ में वो हैंडकफ फंस जाती है, जिसके बाद मार्क की बॉडी को घसीटता हुआ वो एमा के पीछे जाता है। इसके बाद वो एमा के पाँव में खंजर से हमला भी करता है, लेकिन एमा जख्मी पाँव के साथ भागती रहती है और बॉबी मार्क की डेड बॉडी को अपने साथ घसीटता हुआ एमा के पीछे जा रहा होता है। एमा भागकर गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी के पीछे बॉबी खड़ा होता है, तो एमा उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर चली जाती है। लेकिन आगे जाके एमा की गाड़ी कॉटेज से टकराती है, जिसके बाद एमा बेहोश हो जाती है। इस सब चीजों में बॉबी को ज्यादा चोट नहीं आई होती, इसलिए वो एमा को मारने के लिए उसके पास आता है। जब वो गाड़ी में आकर एमा को देखते हैं तो एमा वहाँ पर नहीं होती, लेकिन एमा काफी जख्मी होने की वजह से रेंगते हुए जा रही होती है। जिसके बाद बॉबी उसके पीछे आ रहा होता है और मार्क की बॉडी को घसीट रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ मार्क के हाथ के साथ बंधे होते हैं। इसके बाद बॉबी एमा को पकड़ लेता है और अपना बचाव करने के लिए एमा उसके सीने में चाकू मार देती है। जब वो दोनों बर्फ पर गिरते हैं तो उनके गिरने की वजह से लेक पर जमी बर्फ टूट जाती है और मार्क की डेड बॉडी पानी में जा रही होती है। क्योंकि मार्क के हाथ बॉबी के हाथ के साथ बंधे होते हैं, तो बॉबी भी नीचे पानी में जा रहा होता है और वो अपने साथ एमा को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तीनों नीचे लेक में चले जाते हैं। एमा बॉबी से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पा रही होती। तभी वो उसका खंजर निकाल के बॉबी की आंख में मार देती है, जिसके बाद बॉबी तड़पता रहता है और एमा को नहीं पकड़ता। इसके बाद एमा स्विमिंग करती हुई ऊपर आ जाती है, लेकिन बर्फ की लेयर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन वो चाकू की मदद से उस लेयर को काटती है और फिर बर्फ के ऊपर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपनी वेडिंग रिंग भी पानी में ही फेंक देती है और वहीं बर्फ पर लेटकर वो ये सोच रही होती है कि वो इन सबसे आजाद हो गई है। इसके बाद एमा को पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो सुनने के बाद बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।